हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट वीडियो के अंदर। दोस्तों 10th क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। आप लोग इतना प्यार दे रहे हो इन सारे वीडियोस को कि बहुत मजा आ रहा है पढ़ाने में। और आप लोगों के कमेंट्स में एक एक कमेंट्स को पढ़ता हूं। आप जब पढ़ाई की बात लिखते हो ना तो सच में दिखाई देता है कि आप पढ़ने का तरीका सीख रहे हो। और ये तरीका अगर आपको अच्छे से आता है और अगर आप सीख जाओगे तो 12th क्लास में मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप अगर साइंस लेते हैं या कोई भी सब्जेक्ट लेंगे आप उसमें 100 में से 100 लाएंगे और जिंदगी में अपने सफल होंगे। क्योंकि पढ़ने का सही तरीका यही है कि हमने जो कुछ भी सीखा है हम उसे लिख करके प्रैक्टिस करें। और आप में से हर एक बच्चा लिख लिख करके प्रैक्टिस कर रहा है, ये देख करके बहुत खुशी हो रही है और डबल एनर्जी के साथ क्लास में पढ़ाने का मन करता है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अम्ल और क्षार के बारे में बहुत ज्यादा हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब हम उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके चलते हैं। और आज हम पढ़ेंगे कि अम्ल और क्षार का पानी में क्या होता है और एक बहुत धांसू सा टॉपिक जिसका नाम है पीएच। अरे भैया, दुनिया में लोगों ने पीएच को इतना अजीब सा पढ़ा रखा है कि दुनिया का हर एक बच्चा कंफ्यूज है। आज मैं आपको बहुत सिंपल करके पीएच पढ़ाऊंगा और फिर आप मुझे बताइएगा कि मजा आया कि नहीं आया। चलिए हेडिंग लगाए, अम्ल तथा क्षार का जल में क्या होता है। मतलब जल में अम्ल और क्षार का क्या होता है। देखो पहली बात तो अम्ल और क्षार की बात हो रही है। मतलब क्षार वो होते हैं जो जल में घुलते हैं। आपको याद है ना, दो कैटेगरीज थी, एक होता है क्षारक और एक होता है क्षार। तो ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं, ऐसे क्षारक जो जल में घुलते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, क्षार कहते हैं। तो ऐसे क्षारक जो जल में घुलते हैं क्षार कहलाते हैं। तो अपन देखना है कि भाई एक अम्ल जल में जाके आखिर करता क्या है और एक क्षार जल में आखिर करता क्या है। पढ़ने की तरीका ऐसा होना चाहिए कि क्लास में टीचर ने पढ़ाया, आप लोगों ने उस चीज को समझा, तुरंत लिख करके याद कर लिया उसी वक्त 2-3 बार रिवाइज करके, है ना। ये ध्यान रखना है आपको। अम्ल का एग्जाम्पल हो जैसे कि HCl। जैसे ही HCl को आप पानी में घोलेंगे, वैसे पता है आपको एक हकीकत की बात बताता हूँ, मजे की बात बताता हूँ। HCl गैस होती है। HCl गैस को जैसे ही आप पानी में घोलते हैं तब जाकर के HCl एक्वस बनता है। क्या बनता है बेटा, HCl एक्वस। और ये HCl गैस जो होती है ना, ये फ्यूम्स के तौर पे होती है। ऐसे जैसे धुआं होता है ना, कपूर जलाते हैं धुआं निकलता है, वैसे फ्यूम्स होती हैं HCl की। और जब वो पानी में घुलती है तो अम्ल तैयार होता है। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास एक अम्ल है आपके पास एक क्षार है NaOH एक्वस। तो हमें बस यही समझना है कि पानी में जाकर के आखिर ये कौन सा कांड करने वाले हैं। सुनिए, जैसे ही किसी अम्ल को हम पानी में डालते हैं, अम्ल पानी के अंदर, अम्ल जल में लिखो H+ आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं, अम्ल जल में H+ आयन देते हैं। ये बात सबको याद होनी चाहिए कि अम्ल जल में H+ आयन देते हैं। और इसी प्रकार क्षार जल में OH- आयन देते हैं। क्षार जल में OH- आयन देते हैं। क्षार जल में OH- आयन देते हैं। लिख दो अभी के अभी कमेंट सेक्शन में कि अम्ल जल में H+ आयन देते हैं और क्षार जल में OH- आयन देते हैं। ये अम्ल और क्षार की अपने आप में परिभाषा भी है कि अम्ल वो हैं जो जल में H+ आयन देते हैं और क्षार वो हैं जो जल में OH- आयन देते हैं। ये इनकी डेफिनेशन है बच्चा, याद रखनी है अच्छे से। अब इंटरेस्टिंग चीज सुनो, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ोगे तो। HCl जो है जैसे ही जल में गया, यहां 2 आयन है, एक तो H+ है और एक Cl- है। कौन से 2 आयन है बेटा, एक H+ है एक Cl- है। जल में जाते ही H+ आयन अलग और Cl- आयन अलग। तो जैसे ही HCl जल में जाएगा H+ आयन देगा। अब जल में कौन से आयन होंगे, जल के खुद के अणु H2O। जल में तो होता है ना, जल का फॉर्मूला ही H2O होता है। तो HCl ने जाकर के जल में कौन सा आयन दिया बेटा, H+। ये H+ जाकर के पता है किससे मिलेगा, जल के अणु से। क्या बनाएगा, H3O।
बुरा मानने वाली बात है ही नहीं इसके अंदर। 2 H थे, यहां एक H है, मिलकर के क्या हो गया H3, और O ऑलरेडी था ही, तो क्या बन गया H3O। प्लस चार्ज है तो अब किसके ऊपर प्लस आ जाएगा, H3O के ऊपर प्लस आ जाएगा। H3O प्लस को बोलते हैं, लिख लो, हाइड्रोनियम आयन। अरे एक एक जबरदस्त चीजें आप आज सीख रहे हो, नोट करते चलो। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो अम्ल जो है वो जल के अंदर जाकर के, अम्ल जो है वो जल के अंदर जाकर के H प्लस आयन देता है। वो H प्लस आयन जो है, वो H प्लस आयन जल के साथ मिल करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो पता है इस रिएक्शन को कैसे लिखते हैं, बहुत सिंपल है। इस रिएक्शन को एक साथ लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं कि आपका HCl था, पानी के अंदर था, उसने जाकर के पानी के ही अणु से अभिक्रिया करी, क्या बनाया बेटा, देखो HCl में से 2 आयन अलग हो गए, H प्लस और Cl माइनस। H प्लस ने जाकर के जल से मिलके क्या बना लिया, H3O प्लस, और कौन रह गया, Cl माइनस। तो आपको एनसीईआरटी में ये रिएक्शन ऐसे लिखी हुई मिलेगी, इस तरह से। कोई घबराने वाली बात तो है ही नहीं, सही तरीका है एकदम कि आपका जो HCl है, कोई भी अम्ल हो जब वो जल के अंदर जाएगा, मैं बार बार पता है क्यों रिपीट करता हूं, ताकि आपको याद हो जाए, जब भी कोई अम्ल जल के अंदर जाएगा तो वो H प्लस आयन देगा, पॉइंट नंबर 1। वो H प्लस आयन जो है जल के अणु से मिलकर के हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, और ये बात अगर टोटल लिखें तो ऐसे दिखाई देगी। क्रिस्टल क्लियर? सभी बच्चों को कमेंट करके बताओ फटाफट। क्लियर है? आगे बढ़े चलो। अब मान लो आपके पास NaOH हो। NaOH वैसे ठोस रूप में होता है, सॉलिड, क्षार है ना, ये कौन है, क्षार। तो जैसे ही ये NaOH पानी में जाएगा, आप पानी लिख लो, जल लिख लो, आपका मन करे वो करो, पानी में जाते ही ये कौन से आयन देगा, Na प्लस अलग हो जाएगा और OH माइनस अलग हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो अम्ल पानी में जाते ही H प्लस आयन देते हैं और क्षार पानी में जाते ही OH माइनस आयन देते हैं। जैसे NaOH को अगर आप पानी में डालोगे तो वो Na प्लस आयन देगा जो पानी में घूमता रहेगा, इसलिए एक्वस, और वो OH माइनस आयन देगा जो पानी में घूमता रहेगा, इसलिए एक्वस। इसी प्रकार आप अगर KOH लोगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अपनी डायरी में नोट कर लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड रूप में होता है, अगर इसको आप पानी में डालोगे तो ये आपको देगा K प्लस एंड OH माइनस। तो पॉइंट मेरा ये है कि अभी तक इस बोर्ड के ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको अगर मैं समराइज करूं 3 लाइनों में, तो सबसे पहली लाइन ये है कि अम्ल पानी के अंदर, जल के अंदर H प्लस आयन देते हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 यह है कि H प्लस आयन जल से मिलकर के हाइड्रोनियम आयन बनाता है, ये है आपका पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट नंबर 3 ये है कि क्षार वो है जो जल में जाकर के OH माइनस आयन देते हैं। एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल, आपको और एग्जाम्पल चाहिए तो आप H2SO4 का देख लो। H2SO4 भी पानी में जाएगा तो क्या देगा, देखो समझो 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 समझो। H2SO4 जब पानी में जाएगा ना बेटा, तो उसके पास 2 है, कौन है, H, तो वो 2 देगा H प्लस और 1 देगा SO4 2 माइनस। इसको बोलते हैं सल्फेट आयन। अभी आपको अपनी डायरी में नोट कर लेना है, जो डायरी मैंने आपको बनवाई है, धीरे धीरे आपको इन सबसे दोस्ती करनी है। तो ये क्या है, सल्फेट आयन, नोट करें सभी बच्चे तुरंत प्रभाव से, ये क्या है, सल्फेट आयन। सल्फेट आयन, अगर दिखने में दिक्कत हो रही हो तो इसको पढ़ देता हूं, सल्फेट आयन। और सल्फेट आयन के ऊपर कितना चार्ज है, देखो -2, इसलिए -2 को बैलेंस करने के लिए 2 H प्लस है। हर चीज केमिस्ट्री में कनेक्टेड है, सोचो, दिमाग लगाओ। यहाँ पे 1 प्लस है, 1 माइनस है, बैलेंस है। यहाँ पे Na प्लस है, OH माइनस है, बैलेंस है। यहाँ पे H प्लस है, पर SO4 के ऊपर कितना है, -2, तो उस -2 को बैलेंस करने के लिए हमें 2 H प्लस चाहिए, इसलिए H2SO4 होता है। तो H2SO4 में भी पानी में जाके क्या दिया, H प्लस दिया, और वही H प्लस वापस से जल से मिलकर क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन। तो ये आपको 2 एग्जाम्पल मैंने दिए भैया जी आपके अम्ल के, और 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए क्षार के। इज दैट ओके, इज दैट क्लियर? कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े। अब समय आ गया है कि हम लोग पीएच के बारे में बात करें। अब यही सबसे ज्यादा खतरनाक टॉपिक है, इसी को लेकर के सब बच्चे परेशान रहते हैं। शुरू कर दूं, कहानी शुरू करूं? चलो, पीएच का मतलब पता है आपको क्या है? 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 पीएच का मतलब
पीएच का मीनिंग, पी का मतलब पता है, पी का मतलब, जिसको पी का मतलब पता है उसको पीएच का मतलब पता है। एक एक बात सुनना मेरी ध्यान से, पीएच का मतलब है पोटेंज, पोटेंज, एच, पोटेंज ऑफ एच प्लस। अंग्रेजी में लिख रहा हूं, माफ कीजिएगा थोड़ा सा। पोटेंज का मतलब क्या है? पोटेंज एक जर्मन शब्द है। कौन सा शब्द है? जर्मन शब्द है, जिसका मतलब होता है शक्ति, पावर। और इसको हिंदी में आपकी बुक के अंदर पुसांस के रूप में भी लिखा हुआ है, पुसांस, पोटेंज की जगह पुसांस लिखा हुआ है, पुसांस। तो कहने का मतलब यह है कि पीएच के अंदर जो पी है वो पावर को शो करता है, और किसकी पावर को शो करता है? एच की। एच मतलब एच प्लस आयन की पावर को शो करता है। अब बेटा एक चीज मैं आपको साफ साफ समझा दूं, पहले मैं आपको सारे फैक्ट बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको इस फैक्ट के पीछे की कहानी बताऊंगा, ठीक है? बेटा हमारे पास जो जल है ना, उस जल में H प्लस आयन भी होता है और OH माइनस आयन भी होता है, ठीक है? क्योंकि जल का फॉर्मूला होता है H2O। तो अगर आप जल को देखो तो जल के अंदर H प्लस और OH माइनस दोनों होते हैं। मतलब जितना जल में अम्ल वाला भाग है उतना ही जल में क्षार वाला भाग भी होता है। आराम समझो, जितना अम्ल वाला भाग है, मतलब जितना पावर एसिड की अम्ल में उतनी ही बेस की है, और एसिड बेस एक दूसरे को क्या कर देते हैं? खत्म। इसलिए आपके जल के अंदर ना तो अम्ल के गुण होते हैं ना क्षार के गुण होते हैं, क्योंकि उसमें जितने H प्लस हैं उतने ही OH हैं। दोनों एक दूसरे को मार के, दोनों एक दूसरे की पावर को उदासीन कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसलिए हम लोगों ने पढ़ा भी था कल की क्लास में कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और लवण बनाते हैं। तो यहां पर H प्लस और OH माइनस बराबर होने के कारण जल के अंदर, जल भी कौन सा होना? प्योर, उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। तुम लोग कल को नींबू पानी बना के लिया और बोलो सर ये लो, अब बताओ ये तो खट्टा है, ये तो अम्ल है। नहीं, शुद्ध जल, आशुद्ध जल। ओके, तो जो आपका आशुद्ध जल है, उस आशुद्ध जल की, जल का पीएच 7 होता है। अब आप बोलोगे सर पीएच क्या है? पीएच एक तरह से एक स्केल है, एक नंबर है। जैसे आपने कभी ब्लड टेस्ट कराया है? भगवान करे आपको नहीं कराना पड़े कभी भी, ऐसी जरूरत ही नहीं पड़े, बट फिर भी रूटीन चेकअप में करवाते हैं। ब्लड टेस्ट में आपका हीमोग्लोबिन आ रहा है 10, तो वो क्या है? वो एक नंबर है जो ये बताता है कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की संख्या किसी स्केल के ऊपर 10 है, और सामान्य मनुष्य में हीमोग्लोबिन 12 से लेकर 18 के बीच में होता है। तो इसके हिसाब से आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है, खून की कमी है। और इसी प्रकार अगर आपका हीमोग्लोबिन आ जाए 14, इसका मतलब आप सामान्य मनुष्य हैं, आपके अंदर हीमोग्लोबिन बराबर है। तो वही बात है, ऐसे ही पीएच, ऐसे ही पीएच क्या है? अपने आप में एक स्केल बना रखी है हमने, जिससे हमें पता चलता है कि कोई अम्ल है या क्षार है, पहली बात, या फिर दोनों ही नहीं है। या फिर हमें यह पता चलता है कि अगर अम्ल है तो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, प्रबल है कि दुर्बल है, क्षार है तो प्रबल है या दुर्बल है, इसका पता हमें पीएच से चलता है। सुनना बात को, अगर आशुद्ध जल है तो उसका पीएच कितना होगा? 7, मतलब उदासीन। अब पीएच जैसे जैसे 7 से कम होता जाएगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, जैसे जैसे पीएच 7 से कम होता जाएगा वैसे वैसे अम्ल प्रबल होता जाएगा। मतलब मैंने आपको 2 टेस्ट ट्यूब दी और मैंने कहा कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसका पीएच 4 है, और मैंने आपको एक टेस्ट ट्यूब दी कि भाई इसके अंदर जो अम्ल भरा हुआ है उसका पीएच 2 है। तो मुझे बताओ कौन सा ज्यादा प्रबल है? कम ऑन, मेरा सवाल ये है, मैंने आपको कहा कि भाई 2 टेस्ट ट्यूब है, 2 टेस्ट ट्यूब के अंदर एक टेस्ट ट्यूब में जो अम्ल भरा हुआ है उसका पीएच 4 है, और दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में जो अम्ल है उसका पीएच 2 है। तो पहली बात, 7 से कम है इसका मतलब अम्ल है। दूसरी बात, जितनी संख्या कम होगी उतना ही प्रबल अम्ल है। तो इन दोनों में आपका ये वाला प्रबल अम्ल है और ये वाला
दुर्बल अम्ल है। समझ गए बच्चा? अच्छे से समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। ओके, नंबर 7 से 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, 11 हुआ, 12 हुआ, 13 हुआ, 14 हुआ। इधर जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्षार प्रबल कहलाएगा। मतलब मैंने आपसे पूछा कि 2 टेस्ट ट्यूब हैं, एक टेस्ट ट्यूब का पीएच 9 है, एक टेस्ट ट्यूब का पीएच 10 है। बताओ इन दोनों में से प्रबल क्षार कौन है? तो इन दोनों में से प्रबल क्षार है ये वाला। क्यों? क्यों प्रबल क्षार है ये? क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यू है, किसकी वैल्यू? इसके अंदर जो वैल्यू है पीएच की वो ज़्यादा है, और क्षार के केस में पीएच की वैल्यू ज़्यादा होती है तो क्षार मजबूत होता है, प्रबल होता है। तो थोड़ा बहुत समझ में आया आपको हल्का फुल्का कि पीएच एक, अभी पूरा नहीं समझाया मैंने, रुको धीरे धीरे समझाऊंगा। अभी आपने क्लियर किया कि पीएच बताता है पावर ऑफ H प्लस को, पहली बात। दूसरी बात, पीएच का मान यदि 7 है तो इसका मतलब यह है कि वो उदासीन है, ना तो वो अम्ल है ना वो क्षार है। अगर पीएच का मान 7 से कम है तो वो अम्ल को दर्शाता है, और अगर पीएच का मान 7 से ज्यादा है तो वो क्षार को दर्शाता है। पीएच का मान जितना कम होगा उतना प्रबल अम्ल कहलाएगा 7 से नीचे जाने पर, और पीएच का मान जितना ज्यादा होगा 8 से, उतना ही वो प्रबल क्षार कहलाएगा। तो याद रखिएगा, अगर कोई आपसे पूछे कि ये वाला प्रबल अम्ल है या ये वाला प्रबल अम्ल है तो आप बोलेंगे ये वाला, क्योंकि नंबर जितना छोटा अम्ल उतना ही मजबूत। और अगर आपसे क्षार के बारे में पूछे तो उल्टा है, जितना बड़ा नंबर उतना प्रबल क्षार। तो इन दोनों में कंपेयर करना हो तो क्षार ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्लियर? तो आपको उम्मीद करता हूं फैक्ट बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। बताएं, अब हम थोड़ा बहुत इसके अंदर की कहानी समझने की कोशिश करेंगे, बट उससे पहले हम लोग ये देखते हैं। ठीक है, बताओ बेटा, क्लियर है कि नहीं है? बताएं, क्लियर है कि नहीं है? यहां तक क्लियर है कि नहीं है? एकदम सिस्टमेटिक चल रहे हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आ जाएगा आपको। थोड़ा सा फील करते चलो बस। हो गया? यहां तक ठीक है? अभी तक जो कुछ भी सीखा उसको समराइज करते हैं, फिर तीसरी वाली स्लाइड के ऊपर मैं पीएच का पोस्टमार्टम करूंगा अच्छे से, बहुत ज्यादा अच्छे से। तो उससे पहले आपको ये फैक्ट अच्छे समझ में आना चाहिए। क्या? सबसे पहली बात, यदि पीएच है 7 तो उदासीन है, मतलब ना तो अम्ल है ना क्षार है। यदि पीएच 7 से कम है, 0 के बराबर भी हो सकता है, तो फिर वो अम्ल है। और यदि पीएच 7 से ज़्यादा है, 14 से कम है, 7 से 14 के बीच में है, तो फिर वो क्या है? क्षार है। ये अच्छे से याद होना चाहिए कि 7 से बड़ा क्षार, 7 से कम अम्ल, और 7 मतलब उदासीन। लिखो कमेंट सेक्शन में पहले इसको, फिर हम पीएच का करते हैं पोस्टमार्टम। स्टार्ट। अब समझाता हूं आपको पीएच का असली मतलब। पीएच का एक फॉर्मूला होता है, अब मजा आएगा। पीएच का एक फॉर्मूला होता है माइनस का लॉग H प्लस आयन। सर अब हमारे ऊपर से जाएगा ना, कोशिश करूंगा नहीं जाए, बाकी क्लास 11th की कंसेप्ट है, बट 10th में पढ़ लेनी चाहिए थोड़े बहुत। पीएच का फॉर्मूला है नेगेटिव लॉग H प्लस। लॉग क्या है? जैसे साइन कॉस टैन होता है ना बेटा, वैसे लॉग होता है। H प्लस का मतलब क्या है? H प्लस आयन की सांद्रता। अब बोलोगे आप सर सांद्रता क्या होती है? तो आपने पढ़ा है मोल के बारे में थोड़ा बहुत, क्लास 9th में पढ़ा है ना, मोलरता मोलरता पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। H प्लस कितना उपस्थित है वो H प्लस आयन की सांद्रता है। H प्लस H प्लस H प्लस कितना उपस्थित है वो H प्लस आयन की सांद्रता है। तो पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस का लॉग H प्लस आयन।
जो हमारा उदासीन जल है ना, उदासीन जल, या आप बोल सकते हो जो हमारा आसुत जल है, जो हमारा बहुत प्यारा सा जल है, उसके अंदर आपको पता है H प्लस आयन की सांद्रता कितनी होती है? मैं यहां लिख रहा हूं, आसुत जल में H प्लस आयन की सांद्रता होती है 10 की घात -7, इतनी होती है। तो ये जो H प्लस दिख रहा है, इस H प्लस की सांद्रता आसुत जल में पता है कितनी होती है? 10 की घात -7। पीएच निकाल के देखते हैं। तो पीएच कैसे निकलेगा? पीएच होगा माइनस का लॉग 10 की घात -7, सही बात है। और लॉग के बेस होते हैं तो यहां 10 लिखना पड़ता है। दो तरह के लॉग है मार्केट में, सुन लो बेटा, समझ में थोड़ा कम आएगा। दो तरह के मार्केट में आपको मिलेंगे, एक तो लॉग का बेस 10 मिलेगा आपको, इसको ऐसे पढ़ते हैं लॉग का बेस 10, और इसको ऐसे पढ़ते हैं ई, लॉग का बेस ई। पढ़ना सीखो, इसको बोलते हैं लॉग का बेस 10, इसको बोलते हैं लॉग का बेस ई। ओके, तो हम कौन सा काम में ले रहे हैं? लॉग का बेस 10। इस 10 की घात 7 को यहां रखो, पीएच बराबर। अब आपको एक फॉर्मूला बताऊं लॉग का, मजा आ जाएगा सुन करके, थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ेगी बस आपको। जैसे ऐसे लिखा हो ना कहीं पे आपके पास जीवन में कि लॉग x की पावर y है, सुनो यार, बच्चे नहीं हो आप लोग, लॉग x की पावर y लिखा हो तो आप y को आगे लिया ना, ये हो जाएगा y log x। ये मजा आ गया। लॉग x की पावर y है तो y को अपन आगे ले आएंगे, वो क्या हो जाएगा? y log x। जैसे मान लो कहीं लिखा हो log की पावर 2 की घात 3, तो क्या हो जाएगा? 3 आगे आ जाएगा log 2। आ रहा है ऐसा समझ में थोड़ा बहुत? जैसे log की पावर 5 की घात 6 है तो इसको लिख देंगे 6 log 5। मक्खन हुआ? तो कहने का मतलब ये है कि जैसे यहां क्या लिखा हुआ है 10 की घात -7, तो ये x है, ये y है, माइनस का 7 आगे आ जाएगा, तो माइनस का 7 आगे आ गया, पहले से एक माइनस है उसके कारण ये प्लस हो जाएगा। अरे यार, थोड़ी बहुत मैथ्स करने की परमिशन तो दे दो मेरे को, थोड़ी बहुत तो मैथ्स कर लूँ मैं आप लोगों के साथ। चलो खेलते वापस। ये x की घात y है, x की घात y है, x की घात y है, y आगे आ जाएगा, माइनस का 7 आगे आ जाएगा, तो माइनस का 7 इस माइनस से मिलके प्लस का 7 हो जाएगा, लॉग का बेस 10। ठीक है, लॉग का बेस 10 और यहां भी 10, जो यहां लिखा है वो यहां लिखा है, जो यहां लिखा है वो यहां लिखा है, तो वैल्यू आती है 1। मतलब लॉग का बेस 10 और यहां भी 10 हो तो वैल्यू कितनी आती है? 1। तो ये वैल्यू होती है 1, तो पीएच कितना निकल के आ गया? 7। इसका मतलब जब H प्लस की सांद्रता 10 की घात -7 होगी तो पीएच कितना होगा? पीएच होगा 7। यस, तो आसुत जल में पीएच कितना बताया था मैंने? 7। वो कहां से निकल के आया? वो यहां से निकल के आया। आराम से फील करो, कोई जल्दी वाली बात नहीं है। और आप कहोगे मैं पूरा वापस बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, लो हटा दिया सब कुछ हटा दिया, लो पूरा वापस बताता हूं। ऐसी भी क्या बात है आप लोगों के लिए कुछ भी। पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस का लॉग H प्लस आयन और लॉग का बेस 10। ये क्या है? H प्लस आयन की सांद्रता। ठीक है बेटा, जब हमने आसुत जल लिया तो आसुत जल में जो H प्लस आयन की सांद्रता है वो पता है कितनी निकल के आई? 10 की घात -7। प्रैक्टिकल से, मैंने नहीं बताया, प्रैक्टिकल से आया। फिर हमने पीएच निकाला तो पीएच ऐसे निकल के आया माइनस का लॉग, ये वैल्यू यहां पे रख दो, 10 की घात -7। फिर पीएच लॉग का एक गुणधर्म होता है कि लॉग x की पावर y होता है, y log x पावर आगे आ जाती है, तो ये लिखा हुआ है लॉग 10 की घात -7, तो -7 आगे आ जाएगा, तो -7 आपका आगे आ गया, तो माइनस पहले से था, -7 आपका आगे आ गया, ये हो गया लॉग का बेस 10। 10 यहां भी था, 10 यहां भी था, सेम होता है जब लॉग का बेस और वैल्यू सेम हो। जैसे लॉग का बेस 10 का 10 निकाल लो तो कितना आएगा? 1 आएगा, तो ये चीज 1 हो गई।
तो pH कितना आ गया आपका 7 आ गया। इसलिए कहा गया था कि आसुत जल का जो pH है वो कितना होता है, 7 होता है। अब आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर मैं यहां लिखूं कि H+ आयन की सांद्रता 10⁻⁻6 है, तो H+ आयन की सांद्रता बढ़ रही है या घट रही है, बताओ मुझे आप। भाई 10⁻⁻7 पर तो आसुत जल है, अगर H+ आयन की सांद्रता में 10⁻⁻6 लिख रहा हूं तो सांद्रता बढ़ रही है कि घट रही है। 10⁻⁻7 का मतलब है 1/1 2 3 4 5 6 7, और 10⁻⁻6 का मतलब है 1 2 3 4 5 6। मतलब इस तरफ जाने पर H+ आयन बढ़ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। अब अगर मैं लिखता हूं 10⁻⁻5 तो ये होगा 1/1 2 3 4 5, और भी कम भाग लग रहा है एक के अंदर, वैल्यू बड़ी आएगी। अगर मैं लिखता हूं 10⁻4 और वैल्यू बड़ी आएगी, मैं लिखता हूं 10⁻3 और वैल्यू बड़ी आएगी, मैं लिखता हूं 10⁻2 और वैल्यू बड़ी आएगी, मैं लिखता हूं 10⁻1 और वैल्यू बड़ी आएगी, मैं लिखता हूं 10⁻0 वैल्यू और बड़ी आएगी। समझ रहे हो बात को? तो कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे आप वैल्यू 10⁻7 से कम करते जा रहे हो, वैसे वैसे जैसे जैसे वैल्यू कम होती जा रही है, वैसे वैसे आप ये चीज पा रहे हो, यहाँ पे ये चीज आपको दिखाई दे रही है कि जैसे जैसे वैल्यू कम हो रही है H+ आयन बढ़ते जा रहे हैं। देखो ना आप, 10⁻7 से बड़ा होता है 10⁻6, 10⁻6 से बड़ा होता है 10⁻5, क्योंकि एक के अंदर इसका भाग लग रहा है, और ये और बड़ा है क्योंकि 1 2 3 4 इतना भाग लग रहा है, ये और बड़ा है क्योंकि केवल 1 2 3 का भाग लग रहा है, ये और बड़ा है क्योंकि केवल 2 का भाग लग रहा है, ये और बड़ा है क्योंकि केवल 1 का भाग लग रहा है, ये सबसे बड़ा है क्योंकि केवल 1 है। 10⁻0 कितना होगा, 1 होगा। तो क्या इतनी सी बात आपके मगज में जा रही है कि जैसे जैसे अपन 10⁻7 से -6 पे गए, -5 पे गए, -4 पे गए, -3 पे गए, -2 पे गए, -1 पे गए, -0 पे गए, तो H+ आयन बढ़ते जा रहे हैं, मतलब इधर आ रहे हैं तो अम्ल बढ़ रहा है, अम्लीय प्रकृति बढ़ रही है। मस्त। अब मैं लिखता हूं 10⁻8, तो बताओ 10⁻7 बड़ा है या 10⁻8 बड़ा है? इसमें एक के अंदर 7 जीरो का भाग लग रहा है, 3 4 5 6 7, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो का भाग लग रहा है, मतलब इससे छोटा है ये 10⁻9, और छोटा है, ये और छोटा है, ये और छोटा है, ये और छोटा है, ये और छोटा है, इसको मिटा नहीं सकते, जगह ही नहीं बची, एक ये और छोटा है। कहने का मतलब जब मैं इधर जा रहा हूं तो वैल्यू छोटी होती जा रही है। कौन सी वैल्यू छोटी हो रही है? ये वैल्यू कौन सी है? ये वैल्यू क्या लिखी हुई है? ये H+ आयन की सांद्रता लिखी हुई है। तो इस तरफ जाने पे H+ क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, और उधर जाने पे H+ आयन बढ़ रहे हैं। सोचो सोचो, अगर H+ कम हो रहा है तो कौन बढ़ रहा होगा? OH- बढ़ रहा होगा। अगर H+ कम हो रहा है तो OH- बढ़ रहा होगा। अगर H+ कम हो रहा है ना, कम के लिए अपन सिंबल बनाएंगे ऐसे, H+ आयन कम हो रहा है तो कौन बढ़ रहा होगा? OH बढ़ रहा होगा। इसीलिए कहते हैं इधर से इधर जाओगे तो क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी। भाई जिसने समझ लिया उसकी लाइफ झिंगा लाला है, पूरा समझा दिया मैंने आपको। वापस एक बार देखो, कम ऑन। पीएच का मतलब होता है पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H+। पीएच का मतलब क्या होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ H+। पीएच का मतलब होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H+, पहली बात। दूसरी बात यह है H+ के हिसाब से सब कुछ बना हुआ है। आसुत जल हम उठा करके लेके आए, आसुत जल, आसुत जल। उस आसुत जल के अंदर हमने देखा तो हमें दिखाई दिया कि जो H+ है वो 10⁻⁻7 है। उसके हिसाब से हमने पीएच निकाला, कितना आ गया? 7। इसका मतलब आसुत जल में H+ कितना है? 10⁻⁻7। तो पीएच कितना आ रहा है? 7। अब अगर हम H+ को बढ़ाएं तो कैसे बढ़ेगा? 10⁻6
-5 -4 -3 -2 -1 0 ऐसे बढ़ेगा, क्योंकि 10 की घात -7 से बड़ा है 10 की घात -6, इससे बड़ा है 10 की घात -5, बता दिया मैंने आपको, इससे बड़ा है 10 की घात -4, इससे बड़ा है 10 की घात -3, इससे बड़ा है 10 की घात -2। तो जैसे जैसे आप उधर जा रहे हो H+ आयन बढ़ते जा रहे हैं, H+ आयन बढ़ रहे हैं, इसका मतलब अम्लीय प्रकृति बढ़ रही है, राइट। तो इधर जाएंगे तो अम्ल बढ़ेगा। आसुत जल में 10 की घात -7 है H+। अब मैं अगर H+ को और कम कर दूं, 10 की घात -8 और कम कर दिया, 10 की घात -9 H+ को और कम कर दिया, 10 की घात -10 H+ को और कम कर दिया, 10 की घात -11 H+ को और कम कर दिया, 10 की घात -12 H+ को और कम कर दिया, तो इधर जा रहे हैं तो H+ को और कम कर रहे हैं। सोचो, अगर H+ कम हो रहा है तो कौन बढ़ रहा होगा? अम्ल कम हो रहा है तो कौन बढ़ रहा होगा? क्षार। मतलब इधर जाने पे क्षारीय प्रकृति बढ़ती है। क्लियर? अब एक और चीज समझो, लास्ट। ये तो H+ का मान बताया मैंने आपको। अब pH को देखते हैं। 10 की घात -7 है, तो 10 की घात -7 को देखें तो पावर में क्या है? 7। pH कितना निकल के आया? 7। देख लो आप, यहां 10 की घात -7 रखोगे, माइनस का 7 आगे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लॉग की घात 10 1 हो जाएगा। कितना आ गया? 7। 10 की घात -8 के हिसाब से अगर अपन pH लिखें तो कितना आएगा? देखो, pH बराबर होता है माइनस का लॉग H+ क्या आ जाएगा? 10 की घात -8, माइनस का 8 आगे आएगा, क्या हो गया? प्लस का 8, लॉग 10 कितना हो गया? 1, तो pH कितना आ जाएगा? 8। अगर 10 की घात -9 है तो pH कितना आएगा? 9। कैसे? करके देख लो। pH बराबर होगा माइनस का लॉग 10 की घात 9, गंदी बात, -9 आगे आ जाएगा, 9 लॉग 10 कट गया, 9 बचा। इससे कितना आएगा? 10 11 12 13 14। अगर H+ 10 की घात -6 है तो pH कितना आएगा? 6। वही -6 आगे आ जाएगा, 5 4 3 2 1 0। अब समझ में आया pH स्केल कैसे बनी। 7 पर तो आसुत जल है, जैसे जैसे इधर जाएंगे कौन बढ़ रहा है? क्षार बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है क्षार? क्योंकि H कम हो रहा है। जैसे जैसे इधर जा रहे हैं कौन बढ़ रहा है? अम्ल बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि H+ बढ़ रहा है। खत्म। अब तो जो मैंने आपको फैक्ट बताया था उस फैक्ट का लॉजिक भी 100% मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि भाई pH को बनाया गया था H+ आयन की सांद्रता के हिसाब से, और H+ आयन की सांद्रता वापस समझ लो एक बार और, H+ आयन की सांद्रता के हिसाब से pH को परिभाषित किया गया। अब हमने इसको क्षार के रूप में भी काम में ले लिया। कैसे? आसुत जल में हमने चेक किया कि H+ है 10 की घात -7, मतलब pH है 7। अब अगर H+ बढ़ता है तो कैसे बढ़ेगा? 10 की घात -6, -5 -4 -3 -2 -1 0 ऐसे बढ़ेगा। मतलब जैसे जैसे उधर जाते जाओगे आप वैसे वैसे pH आपका कम होगा, परंतु H की पावर बढ़ती जाएगी। तो हमने कहा भाई जितना कम pH होगा 7 से उतनी ही पावर ज्यादा होगी। अब आसुत जल में pH है 10 की घात -7, आसुत जल में H+ है 10 की घात -7, तो अगर आसुत जल से कम H+ लें अपन तो कौन बढ़ जाएगा? OH। और कम ले और कौन बढ़ जाएगा? OH। और कम ले और कौन बढ़ जाएगा? OH। तो जैसे जैसे H+ कम होता जाएगा कौन बढ़ता जाएगा? OH। तो इस हिसाब से जैसे जैसे आप इधर जाते जाओगे आपको कौन मिलता जाएगा? क्षार। और इस प्रकार हमने कहा कि 7 से ज्यादा pH होगा तो वो क्षार का होगा, और जितना ज्यादा pH होगा उतनी क्षारीय प्रकृति ज्यादा होगी। इधर उल्टा है, इधर जितना कम pH होगा उतनी ज्यादा अम्लीय प्रकृति होगी। क्यों? क्योंकि इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, और जितना बड़ा ये होगा उतना ही ज्यादा अच्छा अम्ल होगा। कहानी ये है। और इधर अम्ल कम होता जा रहा है, तो जितना अम्ल कम होता जाएगा क्षार उतना ही बढ़ता जाएगा, इसलिए उधर जाने पे क्षार बढ़ रहा है और इसलिए इधर जाने पर अम्ल बढ़ रहा है। जी जान लगा दिया मैंने आपको समझाने में। और अगर आपको समझ में आ गया ना तो अभी के अभी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे आप मक्खन, जरूर बताना कि आपने pH कहीं से भी पढ़ा हो, आपको यहां पढ़ने में कोई डिफरेंस फील हुआ या नहीं हुआ, जरूर बताइएगा मेरे को कि इस चैनल पे मैंने pH कैसा पढ़ा है, मेरे को जानना है एक्चुअली में।
क्योंकि मैंने पूरी जान लगा दी कि मैं 12th क्लास के हाई लेवल के कंसेप्ट बहुत हाई है ये। 12th क्लास में केमिस्ट्री में 11th केमिस्ट्री में लास्ट चैप्टर है साम्यावस्था, उसमें एक आता है आयनिक साम्य, उसमें ये टॉपिक कम से कम 10-15 दिन चलता है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। आप छोटे बच्चे हो 10th क्लास के, इसलिए मैंने उस टॉपिक को बहुत छोटा करके आपको फील भी आ जाए टॉपिक का, आप फैक्ट भी समझ जाओ और आप एक एक क्वेश्चन कर सको, ऐसा मैंने आपको पढ़ाया है। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। चलिए एक और चीज नोटिस करी आपने, आप पीएच को डायरेक्ट भी बता सकते थे। यहां 10 की घात माइनस में जो लिखा हुआ है ना वही पीएच है, आप चेक कर लो। यहां 10 की घात पावर में जो लिखा हुआ है वही पीएच है। डायरेक्टली अगर अपन चेक करें तो यहां 10 की घात पावर में जो है एग्जैक्टली वही आपका पीएच है, ये वाला। चेक करो आराम से। हाँ जी, क्लियर है सबको ये? तो इस प्रकार से कहानी सेट है। आप देख लो ना, लास्ट में यही तो आ रहा है। आप इसको यहां रख रहे हो वैल्यू को, जैसे मान लो आपने वैल्यू को यहां रखा, स्कोर करके देखो खुद ही। आपने पीएच इज इक्वल टू माइनस का लॉग और एच प्लस आपने रखा 10 की घात -4, ये -4 आगे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लॉग की घात 10 1 हो जाएगा, लॉग की पावर 10 1 हो जाएगा, क्या बचेगा 4। तो जो 10 की घात में लिखा हुआ है वही तो पीएच के रूप में सामने आ रहा है। तो ऐसे कोई एग्जाम में आपसे पूछ ले डायरेक्ट एक क्वेश्चन कि 10 H+ आयन की जो सांद्रता है वो दे रखी है 10 की घात -5.6, तो अब आप बताइए पीएच कितना होगा। तो आप डायरेक्ट एक नंबर में आंसर कर सकते हो कि जो यहां लिखा है वही पीएच है। आप बोल सकते हो पीएच होगा 5.6 डायरेक्ट। और अगर सॉल्व करना तो सॉल्व कर लो, पीएच इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का लॉग H+, तो माइनस का लॉग H+ हो गया 10 की घात -5.6, x की घात y, माइनस आगे लिया हो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये होगा log की घात 10, ये 1 हो जाएगा, ये हो गया प्लस का 5.6। तो इतना लंबा करना हो या डायरेक्ट 10 की घात में जो लिखा है वो पीएच है। तो आप इसको ऐसे कह सकते हो कि H+ आयन की सांद्रता अगर इस रूप में लिखी हो कि 10 की घात माइनस समथिंग, तो वही पीएच होता है। तो दो फॉर्मूले आप दिमाग में रख सकते हो कि पीएच इज इक्वल टू माइनस का log H+ आयन की सांद्रता, या फिर आप ऐसे लिख के रख सकते हो कि H+ आयन बराबर 10 की घात माइनस पीएच। दोनों ही सही है, दोनों ही अपने आप में परफेक्ट है। बाकी और क्वेश्चंस अपन करेंगे तब आपको क्लियर होगा और अच्छे से कहानी। बट फिलहाल आपने उम्मीद करता हूं कि अच्छे से सीखा होगा और इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना एक एक चीज की। अब कुछ फैक्ट है, वो फैक्ट मैं आपको बताता हूं। हाँ जी, तो आप कुछ फैक्ट है, उन फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं अपन। फैक्ट ये है कि मैं एक ये लेकर के आया हूं आपके लिए। अपने जो बैटरी में एसिड डलता है ना, उसका पीएच लगभग 0 से 1 के बीच में होता है। मतलब बैटरी का एसिड बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि आप ध्यान रखना 7 तो है प्योर वाटर का, डिस्टिल्ड वाटर का, 7 से जितना पीएच कम होता जाएगा उतना ही वो भयंकर एसिड होगा, भयंकर एसिड। जितना आप ऊपर जाओगे ऐसे वैसे ही आपको भयंकर एसिड मिलेगा, और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे आपको भयंकर बेस मिलेगा, क्षार। ठीक है, बेस एल्कलाई कुछ भी बोल लो। चलो, तो पॉइंट क्या है, लेमन जूस जो हम लोग पीते हैं, लेमन जूस का होता है पीएच 2 के आसपास। ऐसे आप देख लो विनेगर, ऑरेंज जूस, बियर, कॉफी, जो एग होता है उसका, और जो हमारी बरसात होती है उसका, मिल्क का, दूध का, ब्लड का पीएच लगभग, ब्लड हल्का सा हमारा आप देखो क्षारीय है क्योंकि 7.2 आ रहा है इसका पीएच, तो ब्लड लगभग हमारा क्षारीय होता है। उसके बाद सी वाटर का 8 होता है, बेकिंग सोडा का 8.1 होता है। उसके बाद NaOH तो बहुत सा क्षार है, इसलिए उसका 13.4 के आसपास आ रहा है, 13.3 के आसपास आ रहा है NaOH का। तो कहने का मतलब यह है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि हम जो जिंदगी में चीजें यूज करते हैं उनका कितना कितना कैसा कैसा पीएच होता है। अब आपको मैं एक छोटा सा होमवर्क दे दूं, अगर आप चाहो तो ये आप ही को पढ़ के रखना है। आपकी NCERT की जो किताब है, दिख रहा है क्या आपको? शायद थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। जो आपकी NCERT की किताब है ना, उस NCERT किताब में दैनिक जीवन में पीएच का महत्व ये एक टॉपिक दे रखा है। देखो दिख रहा है क्या? थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व ये टॉपिक दे रखा है, ये आपको करके रखना है। इसमें जो जो बातें बता रखी है मैं आपको क्लियर कर दूं। इसमें कह रहा है कि हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर का जो पीएच है,
हमारे शरीर का जो पीएच है वो 7 से 7.8 के बीच में होता है। मतलब हमारा शरीर जो है उसमें जो खून है वो लगभग क्षारीय होता है। देख लो, आपने बताया भी था। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि जो अम्ल वर्षा होती है ना, अगर जो बारिश हो रही है उस बारिश का पीएच 5.6 से कम हो जाए तो अम्ल वर्षा स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद बहुत दिक्कत होती है, बहुत समस्या होती है। फिर हमारे ऊपर सीधा ऊपर से एसिड बरसता है। क्या बरसता है हमारे ऊपर से? हमारे ऊपर सीधा एसिड बरसता है। और फिर तो आपको पता ही है क्या होता है, दिमाग खराब। जो हमारा पाचन तंत्र है, हमारा जो गैस्ट्रिक फ्लूइड है, जो हमारे पेट में आमाशय के अंदर है, उसका आप देखो कितना है। उसका पीएच यहां दे रखा है, उसका पीएच है 1.1 के आसपास। इसलिए आपको एक बात बताऊं, जब हमें गैस की प्रॉब्लम होती है ना, तो हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पिलाया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं उसको, यहां कहीं होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये रहा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वो आपने देखी होगी ना, जो गुलाबी कलर की शीशी आती है जिसको पीने के बाद पेट में शांति हो जाती है। तो हमारे पेट के अंदर एसिड होता है, वो एसिड क्या करता है, हमें परेशान कर रहा होता है कभी कभी, तो हम उसको बेस पिला के शांत कर देते हैं। तो इसलिए हमारे पेट के एसिड को, हमारी एसिडिटी को दूर करने के लिए आपको बेस पिलाया जाता है, गुलाबी कलर की दवाई जो होती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि वो क्षार है, वो एक अच्छा खासा क्षार है। तो ये अच्छा खासा क्षार जो है इस अच्छे खासे अम्ल को बैलेंस कर देता है। हम जो खाना खाते हैं, अगर हम खाना खाने के बाद ब्रश वगैरह नहीं करें तो हमारे दांत में जर्म्स हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे दांत में जो पीएच है उस पीएच को कम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे अम्ल बनता जाएगा वैसे वैसे पीएच क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और अगर हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम हो गया तो दंत क्षय, अर्थात जो हमारी इनेमल की लेयर है दांत के ऊपर, आपको पता है दांत के ऊपर इनेमल की लेयर होती है, वो लेयर टूटने लग जाती है और हमें जो है काफी सारी दिक्कतें होती हैं। जिस प्रकार से प्लेग वगैरह आपने सुना होगा, उन सब की समस्याएं स्टार्ट हो जाती है। इनेमल की जो परत है ना वो हमारी टूट जाती है अगर पीएच 5.5 से कम हो, और फिर क्या होता है, हमारा जो दांत है वो खराब हो जाता है। तो जो दंत मंजन होता है ना, दंत मंजन टूथपेस्ट, उसके अंदर क्षार होता है। तो वो क्या करता है, जब हम ब्रश करते हैं तो वो क्षार अंदर जाकर के जो अम्ल बन रहा है जिसके कारण पीएच कम हो रहा है उसको वो शांत कर देता है, उदासीन कर देता है, और हमारे दांत बच जाते हैं। तो हम वापस सुनो, हम जो खाना खाते हैं उन खाने के बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारे मुंह में अम्ल बना करके पीएच को कम करते जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे अच्छा अम्ल बनता जाएगा वैसे वैसे पीएच कम होता जाएगा। तो जब पीएच 5.5 से कम हो जाएगा, हमारे दांतों की जो लेयर है जो हमारी को सुरक्षा प्रदान कर रही है हमारे दांतों को, इनेमल की लेयर, वो टूट जाएगी और फिर समस्या स्टार्ट हो जाएंगी दांतों की। तो हम जब ब्रश करते हैं तो ब्रश में क्षार होता है, वो क्षार जाके अम्ल को न्यूट्रलाइज कर देता है, उदासीन कर देता है, और हमारी दांत बच जाते हैं। इसलिए कहते हैं ब्रश किया करो। सही है। ऐसे जो मधुमक्खी का डंक है, मधुमक्खी के डंक के अंदर भी आप देखोगे तो मधुमक्खी के डंक में भी आपको एसिड मिलेगा। वो जो एसिड है वो हमें परेशान करता है, और इस प्रकार मधुमक्खी जो है वो अपने डंक की सहायता से अपने आसपास के जो वातावरण है उससे खुद की रक्षा करती है। तो आपका होमवर्क ये है कि एनसीईआरटी में जो ये प्रैक्टिकल यूज दे रखे हैं इनको आप पढ़ लीजिएगा। एक्सप्लेन मैंने आपको सारे कर दिए हैं। और आज आपको पीएच का लेक्चर कैसा लगा ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि सबसे पहले आपको हम फैक्ट बताएं, उसके बाद हम आपको ये बताएं कि पीएच के पीछे की साइंस क्या है, और फिर हम आपको थोड़ा बहुत फॉर्मूला लगाना भी सिखाएं। अगर कहीं भी कोई दिक्कत रह गई हो प्लीज कमेंट जरूर करना। आज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, समझ आया, किस लेवल तक समझ आया, अच्छा लगा नहीं लगा, प्लीज कमेंट जरूर करना। मैं आपका एक एक कमेंट पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे इंतजार रहेगा कि ये टॉपिक आपको किस हद तक टच किया है। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय जय हिंद, टेक केयर, ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो। अब ये चैप्टर बस खत्म होने वाला है, और इस चैप्टर का इतना इंटरेस्टिंग आप लोग पढ़ रहे हो कि इस चैप्टर में आपका एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।